Hello everyone, welcome to Studies with Joy. W- our today's topic is 9th Standard English, chapter number 4.3 Intellectual Rubbish, Part 1. ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखने वाले हैं. देर आर सम हार्ड वर्ड्स एंड लिटिल हार्ड कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो दैट वी विल ट्राई टू लर्न easily in this video, so don't skip this video, watch it full. हम लोग बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं. We will also talk about the notes, some questions. We will also provide you the answers for warming up, so don't miss it. हम लोग इसे पूरा आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा. ये पार्ट 1 है. ये चैप्टर इज अ ह्यूज चैप्टर, so we have divided it into two parts. So let's begin with our topic today. So let's start with it. If you are new on my channel, then please subscribe my channel. डायरेक्टली चैप्टर पे जाने से पहले हम लोग पहले वार्मिंग अप क्वेश्चंस कर लेते ताकि हम लोग इस चैप्टर के लिए रेडी हो जाए, वार्म्ड अप हो जाए. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा मज़ेदार लगना चाहिए ना हमें चैप्टर. उसके लिए पहले वार्मिंग अप क्वेश्चंस कर लेते हैं. वार्मिंग अप क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू रिएक्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. अब इन सिचुएशंस पे आप कैसे रिएक्ट करोगे. बहुत ही मज़ेदार है, इसमें करने में मज़ा आएगा. और आप भी सोचिए इन सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करते हो. Your science teacher tells you plants exposed to the sunlight grow faster than those always in the shade. यहाँ पर पहली सिचुएशन दी है कि आपकी साइंस टीचर आपको बोल रही है कि जो प्लांट्स सनलाइट में रखे गए हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स विच आर केप्ट इन द ऑलवेज इन शेड. अब ये सिचुएशन है आपको कि अब अभी आपको पहली पहली बार ऐसा मालूम पड़ा है, तो आप इसके बारे में कैसे रिएक्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ओपिनियन अगर आप जानोगे तो मैं रिएक्ट करूँगा कि साइंस इज़ अ सब्जेक्ट दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट आर प्रूव्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. दैट विल बी माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. And if my science teacher teaches me something, it will surely be something that is proven. Also, I would undertake the experiment to see it myself. हाँ, ये नया नया है तो आई विल ऑल्सो टेक एन एक्सपेरिमेंट, अंडरटेक एक्सपेरिमेंट. अब बहुत लोग तो ये सोचेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है. सो दिस टेल्स अस वी शुड बी प्रैक्टिकल इन आवर लाइफ. Second situation, your aunt tells you not to go for a job interview because it's a no moon day that very same day. अब आपकी आंट ने बोला है कि आपकी चाची काकी ने बोला आपको कि आज आप जॉब इंटरव्यू देने को मत जाओ क्योंकि आज नो मून डे यानी कि अमावस्या की रात. बोलते हैं ना, अमावस्या की रात को नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा बोलती होगी. दैट बट हाउ विल यू रिएक्ट टू दिस. आपकी एक जॉब इंटरव्यू जैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर दोगे क्या इसी वजह से. I would kindly tell my aunt that it is just a superstition that no good work must be done on a no moon day. I would explain how in earlier days it was difficult to perform any important task after dark since there was no electricity, and so the idea of not doing anything important on the no moon day came to exist. Okay, so this way you also should never be in these superstitions. Third situation, your friend argues with you that Mount Everest is not the tallest peak in the world. अब आपका फ्रेंड आपके साथ झगड़ा कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे टॉलेस्ट पीक नहीं है. आखिर है, फिर भी आपसे बेकार में ऐसे ही झगड़ा कर रहा है. नहीं है, नहीं है. मैं तो इसमें क्या करूँगा पता है आपको. आई वुड ट्राई टू शो हिम और हर. I would try to show him or her the proof of the fact that it is indeed the tallest peak in the world. I would show the information via internet from a reliable source or from books that contain the information about it, so that he or she knows the his or her assumption is wrong and he or she gets to know the right information. Okay, this is my opinion. अब आप भी सोचो कि आप इसमें कैसे रिएक्ट करोगे. चौथी सिचुएशन बड़ी ही मज़ेदार है.
क्या है सिचुएशन, ज़रा मैं पढ़ता हूँ कि सिचुएशन है, अ स्ट्रेंजर एट योर डोर क्लेम्स टू बी अ मैजिशियन एंड प्रोमिसेस योर मदर टू टर्न ऑल हर सिल्वर ज्वेलरी इनटू गोल्ड। वाह वाह, क्या सिचुएशन दी है। आपके घर में एक स्ट्रेंजर आता है और बोलता है कि वो एक जादूगर है, जादू टोना आता है उसको, और वो क्या करने वाला है, आपकी मम्मी को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सारी सिल्वर ज्वेलरी को गोल्ड में क्रिएट कर देगा, कन्वर्ट करेगा, अंतर मंतर जादू मंत्र बोलकर गोल्ड में क्रिएट करेगा। सो व्हाट इज सुपरस्टिशन। और ऐसा अगर होते ना बहुत लोग, तो क्या करते, हाँ हाँ, लालच में आकर ना बोलते, हाँ कर लो, दे देते, और सब वो लूट के लेके जाता है। सो दैट्स ऑल ग्रीडीनेस, ग्रीडी पीपल डू दैट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मैं इसमें मैं क्या रिएक्ट करूँगा कि this sounds a little funny to me. I will definitely not believe him and will not allow him inside my house. Simple. Okay? सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को। ओके, और आपके भी रिएक्शंस इन सिचुएशंस पे हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। कुछ पेयर्स दिए हैं, उनमें हम लोग क्या नोटिस करेंगे वो देखते हैं। एक्ट नेचुरली, liquid gas, open secret, sound of silence, sweet sorrow, original copy, only choice, growing smaller। अब इसमें मैंने क्या नोटिस किया, मैं आपको बताता हूँ कि these words are a pair of opposites like the open secret. These are contradictory terms which appear together. They are used to create some sort of a drama or laughter for the reader. They are called oxymorons. Okay, these are called oxymorons. सो ये ऑक्सीमोरन्स के बारे में मैं बोला था। सिंपल है, इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट और नेचुरली, ये जैसे कि लिक्विड गैस, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं जिन्हें साथ में मिलाया गया है ताकि कुछ फनी या लाफ्टर या ड्रामा जैसे वर्ड्स कुछ बने। ओपन सीक्रेट, दे आर ऑपोजिट वर्ड्स बट दे हैव बीन यूज्ड टुगेदर, सो दैट आर कॉल्ड ऑक्सीमोरन्स। नाउ ट्राई टू ऐड अ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड टू द फॉलोइंग। अब हम लोग को बोला है कि इसी तरह यहाँ पे जो ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं, उसमें आप ऐसा डालो वर्ड्स। पहला ब्लैंक दिया है, वॉट डैश मेस यू हैव गॉट अस इनटू। आंसर उसके लिए होगा नीट। अब मेस का ऑपोजिट नीट होता है ना, तो ऐसे ही वर्ड्स हमें डालने हैं। इट्स अ डैश इमिटेशन ऑफ अ डायमंड नेकलेस। इट्स अ रियल इमिटेशन ऑफ अ डायमंड नेकलेस। रियल का ऑपोजिट होता है इमिटेशन। ओके, थर्ड है, माई ट्रिप टू माथेरन वॉज अ डैश हॉलीडे। आंसर फॉर इट इज वर्किंग हॉलीडे। हॉलीडे एंड वर्किंग डे इज ऑपोजिट्स, नो। With such heavy makeup, she looks dash ugly. Pretty ugly. Pretty and ugly are opposite words. Next is, a dash crowd was gathered to see the magic show. A small crowd was gathered to see the magic show. So these were the answers for it. And contrasting words that go together are examples of the language device called oxymoron. Remember this. Now let's go towards the chapter of okay. Now I will read one by one the paragraphs and explain you also about it. First paragraph, let's start. To avoid the various foolish opinions to which mankind are prone, no superhuman genius is required. A few simple rules will keep you not from all error, but from keep you away from silly errors. So, here, superhuman means having or showing exceptional ability or powers. And in this paragraph only, the word prone. Prone means likely to suffer from or do. यानी कि किसी से they are likely to suffer. सो यहाँ पर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड आर प्रोन। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ ओपिनियंस जो कि मैनकाइंड यानी कि लोग देते ही हैं। दैट ओनली आई एम जस्ट टेलिंग कि मैन इज सेड टू बी द ओनली रैशनल एनिमल इन दिस वर्ल्ड।
Okay, and yet he is driven by some foolish opinions at some point of time in life. अंडरस्टैंडिंग यू आर कि फुलिश ओपिनियंस का यहाँ पर मैं मतलब बता रहा हूँ कि बेवकूफ़ ओपिनियंस जहाँ आपको ज़रूरत होती है ओपिनियंस की, तब कुछ लोग आपको मतलब बक्कार के ओपिनियंस देते हैं और मैन उसमें ही पड़ जाते हैं बहुत बार. एंड नो सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड फॉर इट. कोई भी तंत्र बाबा नहीं चाहिए आपको वो ओपिनियन देने के लिए. अरे ये प्रॉब्लम होगी, बाबा के पास जाएंगे, वो हमको ओपिनियन बताएंगे, कोई हल बताएंगे. तो दैट ऑल नथिंग इज रिक्वायर्ड. A few simple rules will keep you not from all error but from silly error. ओके, सो हमें एक कुछ सिंपल रूल्स हमारे लाइफ के वो हमें दूर रखेंगे सभी मतलब नॉट फ्रॉम ऑल एरर, मतलब सारे मुसीबतों से दूर तो नहीं रखेंगे लेकिन कुछ सिली मुसीबत यानी कि जो मुसीबत हम लोग जानबूझ के या फिर बहुत ही बेवकूफ़ हरकत की वजह से करते, उससे दूर रखेंगे. ओके, दिस दैट ओनली हियर इट इज the author is saying us. If the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. He is saying that अगर कोई मैटर है जो ऑब्जर्वेशन से सॉल्व की जा सकती है, तो फिर वो ऑब्जर्वेशन आप किसी और को करने को मत बोलना. यू डू इट योर सेल्फ. यू डोंट टेल अदर्स, ताकि आपको भी संतुष्टि रहे एंड यू कैन नॉट ब्लेम ऑल अदर्स ऑल्सो. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by the simple device of asking Mrs. Aristotle to keep her mouth open while he counted. So, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने हमें एरिस्टोटल का, विच वॉज अ लेडी. उसने क्या किया, उसने ये बिना कुछ सोचे समझे, ना ही खुद बिना चेक किए, खुद बिना ऑब्जर्व किए, सीधा ये दावा किया कि वुमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मेन. ओके, बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिसेस एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन व्हाइल ही काउंटेड. मतलब एरिस्टोटल ने बोला कि यहाँ पर एरिस्टोटल है इज़म, यहाँ पर उसने बोला एरिस्टोटल, दैट इज मिस्टर एरिस्टोटल इज अ मैन. उसने क्या किया, ये सब दावा किया कि वो वुमेन हैज़ फ्यूवर टीथ देन मैन. कैसे किया ये दावा? सिर्फ उसने ये काउंट किया, मिसेस एरिस्टोटल अपनी वाइफ का काउंट किए टीथ और सिर्फ यही दावा देने लगा कि उसकी वाइफ के टीथ उससे कम है, तो वुमेन हैव फ्यूवर टीथ देन मैन. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. उसके कोई टीथ गिर गए होंगे दैट, बट ये उसने ऐसे बेवकूफ़ी की, ऑब्जर्वेशन खुद नहीं किया. तो दिस काइंड ऑफ फुलिशनेस वी कैन से, उसने ऐसे किया. एंड ही डिड नॉट डू सो बिकॉज ही थॉट ही न्यू. उसको लगा कि उसको पता है, इसलिए उसने प्रॉपरली चेक नहीं किया. थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डोंट इज अ fatal mistake to which we are all prone. Okay, so first of all, the author he gives the example of the ignorant belief of Aristotle, who declared that women had fewer teeth than men. Okay, and he has also the author has also told that थिंकिंग दैट, यानी कि ये सोचना कि आपको ये पता है लेकिन असल में आपको ये पता नहीं होता, फिर भी आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि आपको ये पता ही है. सो दैट इज़ रॉन्ग एंड वी आर ऑलवेज प्रोन टू डैट. मतलब हम लोग वैसे ही हमेशा करते हैं, वी आर लाइकली टू डू दैट. सो दैट वी शुड अवॉइड. That he is telling. I believe myself that hedgehogs eat black beetles because I have been told that they do. But if I were writing a book on the habits of hedgehogs, I should not commit myself until I had seen one enjoying this unappetizing diet. Aristotle, however, was less cautious. सो यहाँ पर ऑथर खुद अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनको बिलीव था कि hedgehogs, what here hedgehog means, hedgehogs is a small porcupine like animal. Okay,
इट्स अ एनिमल, स्मॉल एनिमल। सो ऑथर को लगता था कि हेजॉग्स ईट ब्लैक बीटल्स बिकॉज ऑथर को जन्म मतलब पहले से ही फ्रॉम बर्थ ओनली दे हैव बीन टोल्ड लाइक दिस ओनली। बट जब वो एक बुक लिख रहे थे हेजॉग्स के ऊपर, उसके हैबिट्स के ऊपर, तब वो ये ऐसे डायरेक्टली उनको लगता है ऐसे नहीं लिख सकते। उन्हें वो श्योरली पता होना चाहिए, उन्हें एग्जैक्टली उन्हें देखना होगा कि उसे खाते हुए। तो उसे वो ऑब्जर्वेशन करनी होगी खुद, तभी वो उसे लिख सकता है दावे के साथ। लेकिन एरिस्टोटल ने ऐसा किया नहीं, शी वॉज लेस कॉशियस। सो हियर द ऑथर हैज मेड अस अंडरस्टैंड दैट इफ द मैटर इज वन दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन, मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ। कि चैप्टर हम लोग को बहुत कुछ सिखा रहा है और हमें अच्छी अच्छी बातें भी समझाएगा। यहाँ पर ऑथर ने बहुत ही अच्छी बातें की हैं। मैनी मैटर्स हाउएवर आर लेस इजीली ब्रॉट टू द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, बहुत मैटर्स ऐसे हैं जो कि मतलब बहुत कम ऐसी बातें होती है जो एक्सपीरियंस से सुलझाने की कोई कोशिश करता है। ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बात जो है वो एक्सपीरियंस से सुलझ सकती है, फिर भी ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग वहाँ तक ले ही नहीं जाते बात को। वी डोंट थिंक लाइक दैट। इफ लाइक मोस्ट ऑफ मैनकाइंड यू हैव पैशनेट कन्विक्शंस ऑन मैनी सच मैटर्स। Okay, convictions means a firmly held belief or opinion on many such matters. There are ways in which you can make yourself aware of your own bias. Bias means confusion into things. Okay, bias means confusion in two things. तो यहाँ पर ये बात है कि अगर लाइक मोस्ट ऑफ मैनकाइंड, बहुत लोगों की तरह आप भी, आपके ओपिनियन ही सही है, ये आप अपने आप को बताते रहते हो कि आपको लगता है कि आपके ही ओपिनियन सही है और आप अपने आप को ये कन्विंस करते हो फॉर योर ओन बायास, यानी कि अपने खुद के कन्फ्यूजन के लिए आप अपने आप को कन्विंस करते हो। तो ये आपकी गलत फहमी है। If an opinion contrary to your own makes you angry, that is a sign that you are subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. अगर आपका ओपिनियन के खिलाफ कोई और ओपिनियन देता है, वो आपको अगर गुस्सा दिलाता है ऐसा करना किसी और का, तो फिर ये एक साइन है, यानी कि ये एक इशारा है कि आपके ओपिनियन को लोग करे फॉलो या फिर माने नहीं। उसके लिए आपके पास कोई गुड रीज़न नहीं है कि उसकी वजह से आपका ओपिनियन ही चुना जाए। वो उसके लिए आपके पास एक गुड रीज़न होना चाहिए, वो नहीं है। फिर भी आप चाहते हो कि लोग वैसे ही करें जैसा मैं सोचता हूँ, विदाउट एनी गुड रीजन। सो दैट इज wrong. If someone maintains that 2 and 2 are 5, or that Iceland is on the equator, you feel pity rather than anger, unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction. So यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि पहली बात वो बोलते हैं कि इफ एन ओपिनियन contrary to your own makes us angry, it means that in our subconscious we are doubtful about it. And here the author is saying कि अगर आपको कोई बोलता है कि 2 + 2 = 5, और अगर आपको कोई बोलता है कि आइसलैंड इक्वेटर पे, जो कि वो वहाँ पर नहीं है, तो आपको इसके ऊपर बहुत दया आती है। क्यों? क्योंकि उसको इतना भी नहीं पता, आपको ऐसा लगता है। So little of arithmetic or geography, that is his opinion, shakes your own contrary conviction. So हमें ऐसा कोई चाहिए होता है जिसका ओपिनियन हमारा कन्विक्शन, यानी कि हमारा एक कन्विक्शन मीन्स अ फर्मली हेल्ड बिलीफ और ओपिनियन, जो हमारा एक अटल ओपिनियन है, जो कि हमको ही लगता है कि हमारा ही करेक्ट है, वो तोड़ सके। ओके, the most savage controversies are those about matters as to which there is no good evidence either way.
So whenever you find yourself getting angry about a difference of opinion, be on your own guard. You will probably find an examination that your belief is going beyond what the evidence warrants. Warrants means proofs. Warrants means proofs. So here now author has told that the harshest arguments are those where both parties have no evidence for their opinions. जहाँ पर कोई भी पार्टी के पास अपने पास एविडेंस यानी कि एक गुड रीजन नहीं है अपने ओपिनियन के लिए. And here he is saying that one way is to become aware of the opinions held in social circles different from our own by traveling to places. And here he is also told that अब अगर हमें हमारे ओपिनियन के खिलाफ कोई बोलता है तो गुस्सा आता है तो वो गलत है. और जो भी बहुत झगड़े होते हैं वो होने क्योंकि डिफरेंस इन ओपिनियन की वजह से ही होते हैं. और दोनों ही बोलते हैं कि दोनों के पास एक्चुअली में होता नहीं अब एक गुड रीज़न अपने ओपिनियन फॉलो करवाने के लिए, लेकिन फिर भी दोनों झगड़ते रहते हैं. So that is the reason for their harsh arguments. And so whenever we find ourselves getting angry because of difference of opinion, we should be on your guard. मतलब हमें खुद का पहले चेक कर लेना चाहिए कि हमारे पास गुड रीज़न है कि नहीं. और अगर है तब वी शुड फाइंड इट आउट on examination. You will always find it that your belief is going beyond what the evidence warrants. So ये उन्हें हमें समझाया. आगे जाते हैं चैप्टर में. A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to become aware of opinions held in social circles. Held in social circles. And here, first of all, dogmatism means insisting on the truth of one's opinion without evidence. Aware of opinions held in social circles different from your own. तो यहाँ पर अभी ऑथर हमें बोल रहे कि एक अच्छा तरीका ऑफ रीडिंग मतलब गेटिंग रिड ऑफ योर दिस हैबिट मतलब डॉगमेटिज्म से छुटकारा करने के लिए. यानी कि यहाँ पर डॉगमेटिज्म का मतलब होता है इंसिस्टिंग ऑन द ट्रूथ ऑफ वंस ओपिनियन विदाउट एविडेंस. अब किसी के ओपिनियन पे ट्रूथ के ऊपर इंसिस्ट करना और विदाउट एविडेंस. हमारे पास एविडेंस भी नहीं है. सो एक अच्छा तरीका ऐसी हमारी आदत से छुटकारा पाने का है कि इज टू बिकम अवेयर ऑफ ओपिनियंस हेल्ड इन सोशल सर्कल्स डिफरेंट फ्रॉम योर ओन. हमारे खुद के ओपिनियन से कुछ अलग ओपिनियन्स जो कि सोशल सर्कल्स में होते हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए. ओके. The author is talking about the ways to get rid of dogmatism, and one way is to become aware of the opinions held in social circles different from your own by traveling in places, communicating with people, or reading a newspaper with different opinions and contrasting political views. Then what is when I was young, I lived much outside my own country. In France, Germany, Italy, and the United States, I found this very profitable in diminishing the intensity of insular prejudice. Insular means ignorant of or uninterested in cultures, ideas, or people outside one's own experience. So the author says that मैं अपने ही कंट्री से बाहर बहुत टाइम तक रहा हूँ. एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. मैंने उसमें वहाँ पर मैंने पहचाना है कि दिस इज़ वेरी प्रॉफिटेबल in diminishing the intensity of insular prejudice. तो यहाँ पर बोल रहे ऑथर कि मैं अपने ही कंट्री से बाहर रहने के एक फ़ायदा था मेरा कि ये मुझे समझाया अपने आप को मैं समझा सका कि ये प्रीजुडिस यानी कि ईगो
हमारा ईगो कैसे कम करना है, क्योंकि हमने उसने आजू बाजू के जो कंट्रीज थे उसके, वो सब के ओपिनियंस भी सुने, वहाँ पर जो चलता है उससे उसे कुछ प्रेरित मिला। तो ऐसे ट्रैवलिंग करने से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दैट ओनली आई एम सेइंग हियर। इफ यू कैन नॉट ट्रैवल, सीक आउट पीपल विथ whom यू डिसएग्री। जो पीपल से आप डिसएग्री करते हैं उससे ही बात कीजिए, तो आपको समझ में आएगा उनके ओपिनियन में क्या प्रॉब्लम है आपको, और उनके ओपिनियन सही क्यों है। एंड रीड अ न्यूज़पेपर बिलोंगिंग टू अ पार्टी दैट इज नॉट योर्स। Okay, if the people and the newspaper seem mad, perverse, perverse means contrary, stubbornly opposed to, and wicked, remind yourself that you seem so to them. In this opinion, both parties may be right, but they cannot both be wrong. This reflection should generate a certain caution. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अगर आपको वो गलत, बुरे ये सब लग रहे हैं, अब ये भी सोचिए कि उनको भी आप वैसे ही लग रहे हैं। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ थिंकिंग। वी शुड ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस दैट वी डोंट डू लाइक दिस, दैट हमारा ही ओपिनियन हमेशा सही है। सो हियर अ न्यू टीचिंग द ऑथर इज गिविंग अस, सो यू ऑल्सो रिमेंबर दिस इन योर लाइफ। Now let's go forward. Becoming aware of foreign customs, however, does not always have a beneficial effect. फॉरेन कस्टम्स के बारे में जानकर, अभी हमने बोला ना कि अपनी कंट्री से बाहर रहकर ऑथर ने बहुत कुछ सीखा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है अपने कंट्री से बाहर रहने का, उनके फॉरेन कस्टम्स का जानने की वजह से वो हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता, थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इन द 17th century when the Manchus conquered China, Manchus conquered China, it was it was the custom among the Chinese for the women to have small feet, and among the Manchus for the men to wear pigtails. So now the author has is telling us that here he told the writer gives the example of the exchange of customs before between the Manchus and China to justify his point. So he told that here Manchur, यहाँ पर ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है स्टोरी के बारे में कि 17th सेंचुरी में मैंचस ने चाइना को कॉन्कर कर लिया था, और इट वाज द कस्टम अमंग द चाइनीज, ये कस्टम थी उनकी कि वुमेन टू हैव स्मॉल फीट, उनके पैर छोटे होने चाहिए, एंड अमंग द मैंचस फॉर द मेन टू वियर पिग टेल्स, उनको पहननी पड़ती थी पिग के टेल्स। So that was a culture of them. So that's a different idea, strange. Instead of each dropping their own foolish custom, they each adopted the foolish custom of the other. खुद का कस्टम समझने की जगह पे वो एक दूसरे का कस्टम अडॉप्ट कर रहे थे। And the Chinese continued to wear pigtails until they shook off the dominion of the Manchus in the revolution of 1911. So Chinese ने उनका कस्टम अपने लिया, और मैंचस ने उनका कस्टम अपना लिया। So इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग देयर ओन कस्टम, यानी कि खुद का कस्टम पे सोचकर उसे ख़त्म करने की जगह पे एक दूसरे का कस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ बैड। सो दैट वाज अ फुलिशनेस ऑफ देयर। For those who have enough physiological imagination, it is a good plan to imagine an argument with a person having a different bias. So, for उनके लिए जिससे जिनके okay, so another method to avoid dogmatism is to imagine arguments with a person having a different bias, यानी कि different confusion or opinion. This has one advantage and only one as compared with actual conversation with opponents. This one advantage is that the method is not subject to the same limitations of time and space. So this method has the advantage that it is not subject to the same limitations of time and space of an actual argument. So यहाँ पर author बोलते हैं कि इसका एक advantage है कि आप
इमेजिन करें एक ऐसा प्लान, गुड प्लान, टू इमेजिन एन आर्ग्यूमेंट विद अ पर्सन हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन। एंड उसका एक एडवांटेज होता है कि एज कम्पेयर विद एक्चुअल कन्वर्सेशन, मतलब असली में अगर कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग हमारे उसके साथ जो हमारे ओपोनेंट है इमेजिनेशन के अलावा, तो वो बोलता है कि दिस वन एडवांटेज जो कि उन्होंने बोला है कि इज दैट द मेथड इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। मतलब उतना ही लिमिटेशंस नहीं होता है इमेजिनेशन में। हम लोग और भी हमारे पास जब रियलिटी में हम लोग ओपिनियन के साथ करते हैं फेस ऑफ, इस बार ओपिनियंस के डिफरेंसेस की वजह से ये करते हैं आर्ग्यूमेंट, तब हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन इमेजिनेशन में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, सो वी कैन रिमूव ऑल एंगर। Mahatma Gandhi deployed railways and steamboats and machinery. He would have liked to undo the whole of the industrial revolution. You may never. Okay, so now he told that Mahatma Gandhi had done very. He had deployed railways and steamboats and also machinery. Okay, deployed means feel or express a strong condemnation of something. So here he is saying that you may never have an opportunity of actually meeting anyone who holds this opinion, because in Western countries most people take the advantage of modern technique for granted. कि हम लोग के पास कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी कि वन यू may never have any opportunity of actually meeting anyone who holds this opinion, कि हमारा ओपिनियन और उनके ओपिनियन के बारे में सोचना। because in western countries most people take the advantage of modern technique for granted। मतलब मॉडर्न टेक्निक का एडवांटेज बहुत सारे पीपल लेते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, और ऐसा कुछ नहीं कहते कि उनका ओपिनियन भी सोचना चाहिए। दे ओनली डू दैट देयर ओपिनियन इज द वन, एंड इफ एनीवन गिव्स अ contrary opinion they become angry। You may never have an opportunity of actually meeting anyone who holds this opinion, because in Western countries, most people take the advantage of modern technique for granted. But if you want to make sure that you are right in agreeing with the prevailing opinion, you will find it a good plan to test the arguments that occur to you by considering what Gandhi might have said in refutation of them. So यहाँ पर हमें ऑथर बोल रहे हैं कि हम लोग अगर खुद के लिए खुद के ओपिनियन के लिए गुड रीज़न फाइंड आउट कर रहे, और वो हम उसके साथ श्योर हो, हमारे पास एक गुड प्लान हो, तो फिर और हमने इमेजिन भी कर लिए कि क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके ऊपर आ सकते हैं, क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो फिर कोई भी हमें रेफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। I have sometimes been led actually to change my mind as a result of this kind of imaginary dialogue. So ऐसे imagination करने से उसके बारे में तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसके खिलाफ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हो सकता है। So that imagination is also helping us. And short of this, I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure through realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent. तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं हाइपोथेटिकल मीन्स बेस्ड ऑन एन अजम्पशन। तो यहाँ पर हमें ऑथर बोल रहे हैं कि मुझे खुद को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिल रही है ऐसे इमेजिनेशंस करने से, और मैं खुद कम डॉगमेटिक हो गया हूँ। मतलब ऐसा नहीं करता कि सब लोग कुछ थोड़े डॉगमेटिक होते हैं। डॉगमेटिक मीन्स ऐसा होना कि हमारा ही ओपिनियन सही है, ऐसा इंसिस्टिंग ऑन द ट्रूथ ऑफ वंस ओपिनियन विदाउट एविडेंस। सो ऐसा हम अभी कम हो गया मेरे अंदर ऐसा बिहेवियर। एंड कॉक्शर थ्रू रियलाइजिंग द पॉसिबल रीजनेबलनेस ऑफ अ हाइपोथेटिकल अपोनेंट। उस अपोनेंट को रीज़न दे पाने के लिए मेरे पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है, ये हमें ऑथर ने कहा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत कुछ आज सीखने मिला होगा, इसकी वजह से समझने भी मिला होगा। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आपको नोट्स मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।